नमस्कार। चलिए ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया का एक फटाफट भौगोलिक टूर करते हैं। इसे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक क्रैश कोर्स ही समझ लीजिए। तो शुरू करते हैं एक सवाल से। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जो एक देश भी है? सोचिए। इसी सवाल से हमें ऑस्ट्रेलिया की अनोखी पहचान के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा प्लान। हम ओशेनिया से शुरू करके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे, फिर उसके रेगिस्तान और पानी के सिस्टम को समझेंगे और आखिर में न्यूजीलैंड पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सीधे ऑस्ट्रेलिया में गोता लगाएं, जरा आसपास के पूरे इलाके को समझ लेते हैं, मतलब ओशिनिया को। तो देखिए, ओशिनिया एक बहुत बड़ा इलाका है। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और नाउरू सबसे छोटा। और ये जो तीन नाम दिख रहे हैं ना, माइक्रोनेशिया, मिलानेशिया और पोलिनेशिया, ये इसके तीन मुख्य हिस्से हैं। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, ऑस्ट्रेलिया। और शुरुआत करेंगे इसके पूर्वी किनारे से, जहां देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है और सबसे खास भौगोलिक बनावट भी है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के कई निकनेम हैं। कंगारुओं की भूमि तो सब जानते हैं, पर इसे प्यासी भूमि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान है। और पता है, ये जो हरियाली और सूखे के बीच का जबरदस्त फर्क है ना, उसकी वजह सिर्फ एक ही चीज है, और वो वजह है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सोचिए, ये पहाड़ों की एक बहुत लंबी दीवार है जो समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाओं को रोक लेती हैं। ये हवाएं प्रशांत महासागर से ढेर सारी नमी लेकर आती हैं, लेकिन ये रेंज उन्हें आगे नहीं जाने देती। और बस इसी एक रुकावट का असर पूरे महाद्वीप के मौसम पर पड़ता है। इसी असर को भूगोल की भाषा में कहते हैं रेन शैडो रीजन या वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब वो इलाका जो पहाड़ों की वजह से बारिश की छाया में आ जाता है। हवाएं नमी तो लाती हैं, पर पहाड़ों से टकराकर एक तरफ ही बरस जाती हैं और दूसरी तरफ सूखा रह जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल साफ है। रेंज के पूरब में यानी ईस्ट में खूब बारिश होती है, हरियाली है और ज्यादातर लोग वहीं रहते हैं। और रेंज के पश्चिम में कम बारिश और एक बहुत बड़ा रेगिस्तान। सोचिए, बस एक पहाड़ की लाइन ने पूरे देश पर कितना बड़ा असर डाला है। पूर्वी किनारे पर एक और कमाल की चीज है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ है। कितनी लंबी? पूरे 1920 किलोमीटर। इतनी बड़ी कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। कमाल है ना? अब जरा ऊपर उत्तर की तरफ नजर डालें। यहां है टॉरस स्ट्रेट। ये पानी का एक जरूरी रास्ता है जो ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है और साथ ही दो समुद्रों को भी जोड़ता है। और अगर उत्तर में टॉरस स्ट्रेट है, तो दक्षिण में क्या है? बास स्ट्रेट। ये मेन ऑस्ट्रेलिया को उसके खूबसूरत द्वीप तस्मानिया से अलग करता है, और ये भी दो बड़े महासागरों प्रशांत और हिंद महासागर को मिलाता है। तो ठीक है, अब हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करके सीधे ऑस्ट्रेलिया के सूखे दिल में, यानी इसके रेगिस्तानी इलाके में जा रहे हैं। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो अंदर का हिस्सा है ना, वो एक बहुत बड़ा सूखा इलाका है, लगभग पूरा का पूरा रेगिस्तान। यहाँ के कुछ बड़े रेगिस्तानों के नाम हैं ग्रेट सैंडी, गिब्सन, तनामी और ग्रेट विक्टोरिया। पर एक मज़ेदार बात यह है कि इतनी मुश्किल और सूखी जगह होने के बावजूद यहीं पर कालगोरली और कूलगाडी जैसी दुनिया की कुछ सबसे मशहूर सोने की खदानें हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई, इतने बड़े रेगिस्तान में जिंदगी चलती कैसे है? पानी कहाँ से आता है? इसका जवाब जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपा है। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो शायद हैरान कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के पास है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। अब सोच रहे होंगे, ये आर्टिशियन बेसिन होता क्या है? तो आसान भाषा में समझिए, ये जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है, जहां पानी चट्टानों की परतों के बीच फंसा हुआ है और उस पर बहुत जबरदस्त दबाव है। इस डायग्राम से सब साफ हो जाएगा। पहाड़ों पर जो बारिश होती है, उसका पानी जमीन के नीचे चला जाता है। फिर ये पानी चट्टानों के बीच से बहता हुआ बेसिन में इकट्ठा हो जाता है। और क्योंकि उस पर इतना दबाव होता है कि जैसे ही कोई कुआं खोदा जाता है, पानी अपने आप बाहर आने लगता है। मतलब रेगिस्तान में एक नेचुरल फाउंटेन जैसा। जमीन के नीचे के पानी के अलावा जमीन के ऊपर भी एक जरूरी सोर्स है, और वो है मरे डार्लिंग नदी सिस्टम। ये नदियां भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं और ऑस्ट्रेलिया की खेतीबाड़ी के लिए एकदम लाइफलाइन है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, डार्लिंग नदी
ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया काफी घूम लिया। चलिए अब एक छोटी सी फ्लाइट लेते हैं और चलते हैं पड़ोसी देश न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो ये 2 बड़े द्वीपों में बटा हुआ है, जिनके बीच में है कुक स्ट्रेट। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। और यहाँ की एक बहुत ही मशहूर जगह है कैंटरबरी प्लेन्स, जो अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए जानी जाती है। और अब एक मज़ेदार फैक्ट जानते हैं, न्यूजीलैंड दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां दूध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है। जी हां, दूध की पाइपलाइन। है ना दिलचस्प? तो चलिए इस पूरे सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया की 3 ग्रेट चीजों के बारे में जाना: ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन और ग्रेट बैरियर रीफ। अब सोचिए, इनमें से कौन सी एक चीज है जिसने ऑस्ट्रेलिया के भूगोल और जिंदगी पर सबसे गहरा असर डाला है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस भौगोलिक सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।